गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक्स आप देख रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण नियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं। साइलेंट फीचर्स ऑफ द लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण नियम के मुख्य विशेषताओं में से आज हम लोग एक पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग उनमें से एक पर चर्चा करेंगे। ऑन ऑफ देम। ग्रेविटेशन का जो रूल है, जिसका कि सूत्रपात जेनरेट्स न्यूटन ने किया था, यह यूनिवर्सल रूल्स है। पूरे दुनिया में एक टेंडेंसी में लागू होती है। उसकी हर जगह एक प्रवृत्ति होती है। उसकी हर जगह एक प्रवृत्ति होती है। उसकी हर जगह एक टेंडेंसी होती है। इसलिए जो दुनिया में सर्वव्यापक रूप से लागू होता है, उसको यूनिवर्सल रूल्स की दर्जा दी जाती है। उसको यूनिवर्सल रूल्स की दर्जा दी जाती है। तो न्यूटन ने जो अपने ग्रेविटेशन लॉ में कहा, उसमें से मात्र आज हम लोग एक टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आपने पढ़ा है और आपने सुना भी होगा कि हमारे यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे को समान फोर्स से अट्रैक्शन करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन हम लोग फीलिंग क्यों नहीं कर पाते हैं? हम लोग फीलिंग क्यों नहीं कर पाते हैं? जैसे एक एप्पल है। एप्पल जब पेड़ से गिरता है तो वह जमीन पर आते हुए दिखाई क्यों पड़ता है? जबकि एप्पल भी पृथ्वी को अपने तरफ अट्रैक्शन कर रहा है और पृथ्वी एप्पल को अपने तरफ अट्रैक्शन कर रही है। दोनों सेम फोर्स लगा रहा है। एप्पल भी उतना ही फोर्स लगा रहा है और हमारी पृथ्वी भी उतनी ही फोर्स लगा रही है। डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रमुख कारण क्या है? न्यूटन ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ग्रेविटेशन फोर्स इज द इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। एप्पल में और पृथ्वी दोनों समान फोर्स लगा रही है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। दोनों का जब मास अलग अलग है तो उसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, उसका त्वरण अलग अलग होगा। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम जानते हैं कि F बराबर m है। F बराबर m है। A बराबर F बटा m, A बराबर F बटा m। तो पहले पिंड का मान लिया जाए सेव का एक्सीलरेशन F बटा m1 और अर्थ का F बटा m2। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अगर एप्पल और पृथ्वी का हम कंपेयर करते हैं तो पृथ्वी के सामने एप्पल का मास क्या कहा जाए? उसको नगण्य माना जाए। तो चूंकि एप्पल का मास कम होने के कारण उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा जनरेट हो रहा है। उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा जनरेट हो रहा है। अब पृथ्वी का मास अधिक होने के कारण उसमें एक्सीलरेशन कम होता है, जिसको कि हम लोग फीलिंग नहीं कर पाते हैं। केवल यही फीलिंग कर पाते हैं कि पृथ्वी हर एक ऑब्जेक्ट को, एप्पल को
अपने केंद्र की तरफ आकर्षित कर रही है। और ग्रेविटेशन के कारण मुझे भार का भी फीलिंग होता है। हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है या टेम्परेचर है या रेडिएशन है, यह बांधकर पृथ्वी के आउटर सरफेस पर यह ग्रेविटेशन फोर्स रखे रहता है। अगर आपको कुछ ऊंचाई पर लेकर हम चले जाएं जहां पे ग्रेविटेशन फोर्स काम करना बंद कर देगा, तो हम अपने में वेटलेस फीलिंग करेंगे, भारहीनता फीलिंग करेंगे। ये जो ड्रॉपलेट्स, वाटर का जो ड्रॉपलेट्स गिरता है ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स, ये ऑक्सीजन हमारे सामने जो आप मतलब रेस्पिरेशन के लिए जो नितांत आवश्यक है, उसका भी कारण ग्रेविटेशन फोर्स ही होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ वर्टिकल फेंकते हैं तो अंत में जमीन पर ही गिरता है, ये ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो एक्सेलरेशन उसी का फीलिंग होगा जिसका मास कम है, और मास अधिक है उसका एक्सेलरेशन आपको फीलिंग नहीं होगा। मान लिया जाए एक पिंड का वजन 500 किलोग्राम है और एक पिंड का वजन 1 किलोग्राम है, तो दोनों यह भी इस पर समान फोर्स लगा रहा है और 1 kg वाला M2 M1 पर भी सेम फोर्स लगा रहा है, लेकिन दोनों का मास होने अलग अलग होने के कारण इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इसलिए जिस पिंड का वजन 5 किलोग्राम है उसके द्वारा पहले पिंड को आकर्षित करते हुए हम फीलिंग करेंगे। ठीक उसी प्रकार एक स्टोन के टुकड़ा को ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं या ऊपर से गिराते हैं, तो वो स्टोन भी पृथ्वी को अपने तरफ अटैक करता है और पृथ्वी भी करती है, लेकिन स्टोन का मास अत्यंत कम होने के कारण उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, पृथ्वी का एक्सेलरेशन कम होता है, इसलिए वो स्टोन पृथ्वी की ओर गिरता हुआ नजर आता है। तो सेकेंड लॉ में ये जो ग्रेविटेशन जो रूल्स हैं उसके फर्स्ट पार्ट में यह कहा गया है कि ग्रेविटेशन फोर्स द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास, पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, लेकिन उनके बीच के दूरी के वर्ग का विलोमानुपाती, उनके बीच के दूरी के वर्ग का विलोमानुपाती होता है। अगर मान लिया जाए डिस्टेंस 1 मीटर है, रेडियस 1 मीटर है, तब देखा जाए F बराबर 1/r², तो यह भी 1 है, यह भी 1 है, दोनों आपका बराबर होगा। चूंकि बीच की दूरी का रेसिप्रोकल इनवर्सली होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स घटता चला जाएगा। मान लिया जाए डिस्टेंस आपका 2 कर दिए तो फोर्स कितना हो गया 1/4², 1/4², 1/4। अगर डिस्टेंस को तिगुना कर दिए तो फोर्स का वैल्यू 1/9 हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस घटाते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस घटाते हैं तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा। अगर मान लिया जाए डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, तब देखिए ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है 1/1/2 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स फोर्स चौगुना हो जाएगा, फोर्स आपका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को तिहाई कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं, तब देखिए क्या स्थिति हो रही है, ये डिस्टेंस हो गया 1/3 आपका हो गया कितना 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। कहने का मतलब डिस्टेंस की क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो ग्रेविटेशन फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस की क्वांटिटी घटेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं ग्रेविटेशन फोर्स इज द इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दो
वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के दूरी के वर्ग का विलोमानुपाती होता है। आप देख रहे हैं दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स घटते जा रहा है, दूरी घटाते जा रहे हैं, फोर्स हमारा बढ़ते जा रहा है। तो न्यूटन ने जो कहा था अपने रूल्स में, जो भी स्टेटमेंट दिया है वह यूनिवर्सल है, वह दुनिया में एक समान हर एक टेंडेंसी से लागू होती है। इसलिए वैसे रूल्स को हम लोग यूनिवर्सल रूल्स, सर्वव्यापक नियम कहते हैं, सर्वव्यापी नियम कहते हैं। तो आपको बताए हम कि अगर एक सेब या कोई एक फल पेड़ से जब टूट जाता है शाखा से, तो जमीन की तरफ ही गिरते हुए महसूस क्यों होता है? तो न्यूटन ने कहा था अपने सेकेंड लॉ में कि उत्पन्न त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब एक्सीलरेशन, अगर मास बढ़ता है तो एक्सीलरेशन घटेगा, अब मास घटेगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। एक 500 केजी का ऑब्जेक्ट है, एक 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन फीलिंग किसका होगा? जिसका मास कम होगा। जब मास कम होगा तो इसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, अब मास अधिक होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा। तो इस पिंड का एक्सीलरेशन हम लोग फीलिंग नहीं कर पाएंगे। एक सेब गिरता है तो पृथ्वी, ऐसा लगता है कि पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित कर रही है, जबकि सेब भी पृथ्वी पर अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अंतर इतना ही है कि पृथ्वी के तुलना में सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए एप्पल का एक्सीलरेशन ज्यादा और पृथ्वी का एक्सीलरेशन कम, इसलिए सेब जमीन की तरफ गिरते हुए नजर आता है। और एक बार रिवाइज कर देते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स घटेगा, अगर डिस्टेंस घटेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा। जैसे आप देखिए, अगर 1 मीटर है और 1 मीटर है तो फोर्स आपका 1 मीटर। अगर ये आपका दूरी को दुगुना कर देते हैं, दूरी को अगर हम दुगुना कर देते हैं तो फोर्स आपका 1/4 हो जाएगा। दूरी को तिगुना कर देते हैं तो फोर्स 1/9 हो जाएगा। दूरी को आधा कर देते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। दूरी को 1/3 कर देते हैं तो फोर्स हमारा 9 टाइम्स हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है F वेरिएंस m1 × m2/r², इसी को हम लोग न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ को अलजेब्रिक एक्सपेंशन में इस प्रकार से लिखते हैं कि जो फोर्स होता है द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी का विलोमानुपाती होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक्स था कि ग्रेविटेशन के जो भी इंपॉर्टेंट विशेषताएं थे उनमें से मैंने एक टॉपिक्स पर चर्चा किया। फिर नेक्स्ट डे दूसरे टॉपिक्स पर। थैंक यू वेरी मच।